हेलो एवरीवन, एम लक्ष्मीकांत की क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन फर्स्ट पिलर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 9 चैप्टर्स अपन ने पढ़े थे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट 9 चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं उस इन चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो अपन ये चैप्टर्स कर चुके हैं 9 तक। अब पढ़ना है अपन को संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, फिर भाग सेकंड पे आ जाएंगे संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध और आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो पीएम तक आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें, चलें क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट पिलर में ये 9 टोटल ये 10 टॉपिक्स कंप्लीट करके और उनका टेस्ट भी अपन लगा चुके हैं। अब पढ़ेंगे ये टोटल 10 चैप्टर्स और प्रधानमंत्री तक, और फिर उसके बाद उसका क्या लगाएंगे आप, एक मिनी टेस्ट। ओके, 10 चैप्टर है अपना संविधान का संशोधन। क्वेश्चन फर्स्ट आता है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक आर्टिकल ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? भारत के संविधान के 99 संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया था। उन्हें ऐसी प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना था जो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सके, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा तो हटा दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधानों को न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए भारत के संविधान के 99 संविधान संशोधन को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अभिखंडित कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है अपना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, दोनों सदनों के मध्य असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान। तो ये ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आई थिंक। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्यों? देखो भाई, विधेयकों को दोनों सदनों में विशेष रूप से विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है क्योंकि सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान के उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। कौन कौन से उपबंधों में भाई? संसद की गणपूर्ति में, 5वीं अनुसूची में, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के अंदर, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया के अंदर, राज्य सूची के विषय पर, विधि निर्माण पर और राज्य भाषा का प्रयोग पर। तो भाई इनमें कौन सा सही है? साधारण बहुमत से भाई ये संसद की गणपूर्ति में और नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति में और ये 5वीं अनुसूची में और ये राजभाषा के प्रयोग में, इन सब में किया जा सकता है। देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार,
संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय ने अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। राजभाषा का प्रयोग और नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 4th स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधित किया जाता है। 5th स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण विशेष बहुमत के द्वारा राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 411 सदस्य उपस्थित हैं। इस स्थिति में संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन विधेयक केवल 206 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। न्यूनतम 273 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। केवल 274 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। न्यूनतम 206 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें स्टेटमेंट सी सही है। क्यों सही है देखते हैं। देखो, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे उसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हों। उपरोक्त प्रश्न अनुसार सही विकल्प सी है और 411 का 2/3 274 है और सदन का बहुमत 273, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये बात तो सही है। जब किसी संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वे उसे अनुमति दे। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 2 तो सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। 3rd स्टेटमेंट भी सही है। 1 2 3 होना चाहिए। देखते हैं आंसर। नहीं भाई, इसमें 1st स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ओके। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। 3rd स्टेटमेंट इसलिए सही है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। ये हो गया अपना 10th चैप्टर, जिसका नाम क्या था, अमेंडमेंट। ओके। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, संविधान की मूल संरचना। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं? संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और कानून का शासन। चारों के चारों ही आ रहे हैं भाई। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में केशवानंद भारती 1973 वाद में ही आधारभूत संरचना का सिद्धांत आया। आधारभूत संरचना का अभिप्राय संविधान के उन मूल और अपृथक भागों से है जो संविधान की आत्मा और उसका सार तत्व है, जिसे संशोधित करने का आशय एक नए संविधान जैसा बनाने जैसा होगा। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना तथा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय और न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सारत्व, आर्टिकल 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां, और इसलिए 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं। तो ये हो गया अपना 11th चैप्टर कंप्लीट, बेसिक स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, संसदीय व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यह सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 74, 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था को बंद करते हैं। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 राज्यों में सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि व संप्रभु है किंतु भारत में संसद के विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यार इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? दोनों के दोनों ही सही हैं। देखो, भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संविधान संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, परंतु कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं की। राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित पीठ को भेजे जाते हैं और सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है? दोहरी सदस्यता, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का मुखिया राजा का प्रधान होता है, राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन नहीं कर सकता है। तो वही स्टेटमेंट इसमें 1 और 2 सही है। दोहरी सदस्यता और मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्यों, देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत से सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायक और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। निचले सदन का विघटन, संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है, अतः फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी गलत है।
राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्लियर? इसलिए अब ये हो गया अपना 12th चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर संघीय व्यवस्था। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, या फिर संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, या फिर मंत्रिमंडलीय में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, या फिर मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो भाई इसमें ये स्टेटमेंट सही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं, दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और द्विसदनीय विधायिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का, तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, बाकी ये तो गलत है। पढ़ते हैं। हाँ, भारतीय संघ का स्वरूप कनाडा की संघीय व्यवस्था से मिलता जुलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी मेल और आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। संविधान के आर्टिकल 1 में यह उल्लेखित है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक यूनियन होगा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं? एकीकृत लेखा जोखा, या फिर एकल नागरिकता, या अवशिष्ट शक्तियां। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हैं भाई भारतीय संविधान की केंद्रीयकरण प्रवृत्ति की विशेषताओं में। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में संघ द्वारा विभिन्न राज्यों की सहमति के लिए नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुद्दे पर संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषय पर निर्माण किया जा सकता है। निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। फर्स्ट है अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान में तीन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई हैं। वित्तीय निर्भरता, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत लेखा व्यवस्था और आपातकाल में संघ की शक्तियों में वृद्धि। इसलिए 1, 2, 3 सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजपद्धति के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं संघ व्यवस्था के द्योतक हैं? क्षेत्रीय दलों का उद्भव, या फिर राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग, या राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं भारतीय राजपद्धति के बारे में। चलो देखते हैं। देखो, भारतीय राजपद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव मसले पर, नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, जैसे एग्जाम्पल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल पर, और क्षेत्रीय दलों का उद्भव, उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड, और अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग, राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया, और उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे कि केंद्र द्वारा आर्टिकल 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। अतः सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो ये हो गया अपना 13 चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चंस डायरेक्ट। भाई 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रहा। ये भारतीय संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है।
इसे अभी तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। तो भाई ये स्टेटमेंट इसमें देखते हैं भाई, इसमें 1 2 3 तीनों के तीनों ही गलत है, सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, तीनों के तीनों गलत है क्योंकि अमेंडमेंट भी काफ़ी बार हो चुका है इसमें। देखते हैं यार, फर्स्ट सही नहीं है क्योंकि शक्तियों के विभाजन के विषय में संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूप का अनुसरण किया है। कथन सेकंड सही नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है क्योंकि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों सरकार की विशेषताएं विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय ने इसे एकात्मक और संघात्मक विशेषताओं के मिश्रण के रूप में वर्णित किया है। केसी वेयर के द्वारा भी अर्धसंघ कहा गया है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं है क्योंकि इनका कई बार संशोधन किया जा चुका है। 42वां, 46वां, 88वां और 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित है। ये बात तो सही बात है, संसद में ही निहित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान को कनाडा के संविधान से अंगीकृत किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। देखो भाई, अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों, वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। भारत ने कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों के प्रावधान को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कानून पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध जो संसद के कानून पर सीमा लगाते हैं भाई, ये देखो, राष्ट्रपति को संघ शासित प्रदेशों के संबंध में किसी अधिनियम को निरसित और संशोधित करने का अधिकार है। क्या ये बात सही है? राष्ट्रपति को नहीं होगी तो और किसको होगी? राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त की वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उससे कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। तो भाई ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद की किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न कर उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र, स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों, स्वायत्त जिलों, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। अतः फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती विषय के अंदर आते हैं? भाई शिक्षा, ये तो समवर्ती का है। कृषि, आई थिंक ये भी नहीं, कृषि राज्य का विषय है भाई। फिर उसके बाद स्थानीय स्वशासन, ये तो राज्य का है। वन, ये समवर्ती का है। और बिजली जो है ये भी समवर्ती का है। तो 1 4 5 आ रहे हैं इसके आंसर। संघ सूची से संबंधित किसी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं। मूलतः इसमें 97 थे, वर्तमान में 100, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 59 विषय, लगभग 166 विषय हैं, वर्तमान में 61, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि,
जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतः इसमें 47 विषय थे। ठीक है भाई। जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक और छापा, प्रेस एवं अन्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे कौन कौन से हैं भाई? रक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के तहत निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लागू करना, या वित्तीय आपात के दौरान। तो भाई संसद इसमें 2 टाइम बना सकती है, राष्ट्रीय आपात के दौरान और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के दौरान। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर निम्नलिखित 5 साधारण परिस्थितियों में विधि का निर्माण कर सकती है। जब राज्यसभा द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाए, राष्ट्रीय आपात के दौरान, राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध की स्थिति में, जैसे वन्य जीव अधिनियम 1972, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु, जैसे जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, ट्रिप्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु, जैसे ये जिनेवा वाला हो गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान वित्तीय आपात के मामले में इस प्रकार के उपबंध नहीं किए गए हैं, अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। वित्तीय आपातकाल में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मामलों पर केंद्र और राज्य को कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है? संचार के साधनों को बनाए रखे, रेलवे संपत्ति की रक्षा करे और राज्य में जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। संचार के साधनों को बनाए एवं उनके रखरखाव करें और राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था। राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। इन मामलों में आर्टिकल 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। अतः 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? वे वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगी का निर्धारण। यह है प्राकृतिक प्रकोप के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जीएसटी के विशेष दरों को निर्धारित करती है। या फिर यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जीएसटी से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का अभिनिर्णय हेतु एक तंत्र की स्थापना करेगी या फिर व्यापारिक समुदाय की अनुचित लाभकारी गतिविधियों की जांच करेगी। भाई इसमें डी आंसर है। आर्टिकल 279A राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। इससे अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित मामलों में राज्य व केंद्र व राज्यों को अनुशंसा करेगा। फर्स्ट है भाई केंद्र राज्यों तथा स्थानीय निकाय द्वारा वसूले गए कर, उपकर एवं अधिभार जिनका जीएसटी में विलय हो जाता है, वे वस्तुएं और सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगी का निर्धारण। आदर्श जीएसटी कानून, वसूली के सिद्धांत, अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार में आपूर्तियों पर उगाए गए जीएसटी के बंटवारे और वह नीति जिनके आधार पर आपूर्ति के स्थान का प्रशासन होता है। कारोबार की शुरुआती सीमा जिसके नीचे जीएसटी से छूट मिल जाती है। जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत करें। किसी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक समय विशेष के लिए दर या दरें।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तिथि की अनुशंसा करेगी जिस तिथि से अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर उद्गृहित किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय करने हेतु तंत्र की स्थापना भी करेगी। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA GST कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापारिक समुदाय की अनुचित लाभकारी गतिविधियों की जांच करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अतः डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किन समितियों द्वारा केंद्र राज्य के संदर्भ में अनुशंसा की गई है? सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या मदन मोहन पुंछी आयोग? तो भाई इसमें सबके अकॉर्डिंग ही किया गया है, पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रशासनिक सुधार आयोग ARC केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया, की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। स्टेटमेंट डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन करों की शुद्ध प्राप्तियां भारत की संचित निधि का भाग नहीं होती हैं? तो भाई खनिज अधिकारों पर कर, या बिजली उपयोग या बिक्री पर कर, या कृषि आय पर कर? तो भाई ये सारे के सारे ही कर आ जाएंगे इसके अंदर, तो सारे आ रहे हैं। देखो, किसी राज्य से उगाही की गई इन लोगों की प्राप्तियां भारत की संचित निधि का भाग नहीं होती हैं, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं भोग किए जाने वाले कर ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है और इनकी संख्या 18 है। ये इस प्रकार हैं: भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्परिवर्तन से संबंधित शुल्क, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि व भवनों पर कर, निजी अधिकारों पर कर, मानव उपयोग के लिए अल्कोहली पेय पदार्थ, अफीम, भारतीय भांग तथा नशीली दवाएं एवं नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, लेकिन अल्कोहल युक्त औषधीय प्रसाधन सामग्री पर नहीं। बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिंट, मोटर स्पीड है ये, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उड्डयन टरबाइन ईंधन तथा मानव उपयोग के लिए अल्कोहली पेय पदार्थों पर कर, किंतु इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। सड़क तथा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने पर लगाकर। और भी करें भाई, वाहनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर, टोल्स जिसे बोलते हैं, व्यवसाय, व्यापार और कॉलिग्स तथा रोजगारों पर कर, कैपिटेशन कर, मनोरंजन और मन बहलाव पर उस हद तक कर जहां तक पंचायत, नगरपालिका अथवा क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद संग्रह करते हों, दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क जो संघीय सूची में विनिर्दिष्ट हैं उनके अलावा, और राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क, कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त सभी कथन सत्य हैं भाई, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और इसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो।
तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, या सरकारिया आयोग 1983, संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसका आंसर है भाई सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग की अनुशंसा की थी कि राज्यपाल एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए जिसका संबंध स्थानीय दलीय राजनीति से न हो, और राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर आता है 15, जिसे बोलते अंतरराज्यीय संबंध। इसके क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। कूट में से सही आंसर कौन सा है भाई? आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन से नहीं हैं? आई थिंक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो होते हैं, थर्ड नहीं होता शायद, देखते हैं। हाँ भाई, आंसर सी है इसका। देखो पढ़ते हैं। परिषद की संरचना, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी संरचना का निर्धारण संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। इस परिषद का गठन वीपी सिंह सरकार ने वर्ष 1990 में किया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तथा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र सरकार के 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री गृह मंत्री सहित बतौर सदस्य के रूप में होते हैं। मंत्रिपरिषद में अन्य कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है और 4 अन्य सदस्य संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं तथा 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाता है जिसकी बैठकें निरंतर होती रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? नहीं। परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो, सरकारी आयोग के द्वारा संघ राज्य संबंधों में सहकारिता की वृद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा की गई है जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1990 में। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है और 4 अन्य सदस्य संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं तथा 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाता है जिसकी बैठकें निरंतर होती रहती हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसी वजह से परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिससे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसके प्रमुख सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी न्यायाधिकरण को सौंपा गया किसी जल विवाद उच्चतम न्यायालय तथा किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है, या फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति संसद में निहित होती है। मेरे हिसाब से तो एक ही सही है भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है। ये स्टेटमेंट तो सही है। एक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य के मुख्यमंत्री क्रमानुसार के आधार पर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। भाई ध्यान रखना, सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है, उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं: केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। भाई नाम इसके क्या क्या हैं और इसमें सदस्य और इसका मुख्यालय कहाँ है। देखो, उत्तर क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें शामिल है। मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय प्रदेश में परिषद में कौन आते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जो कि प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आते हैं, जिसका मुख्यालय है भाई कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली आते हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुदुचेरी और चेन्नई इसका क्या है? मुख्यालय है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। अब आता है अपना 16 चैप्टर, जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर अपना आपातकालीन प्रावधान। अभी फिलहाल के लिए यार ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान वॉर चल रहा है। इसके दौरान ये कंडीशन बन सकती है कि राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश के अंदर लागू हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से बाहर है। संविधान में आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो भाई इस स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। सोचो कौन सा सही नहीं है। भाई प्रधानमंत्री की सलाह की तो जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। न्यायिक समीक्षा से बाहर है। नहीं भाई, न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान में की गई है। ये की गई है शायद। ये वर्ड बी आंसर 1 और 2। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही की जा सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखने के इस प्रावधान को 1978 के 44th ये संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सही हैं ये बताना है अपन को। राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से वापस लिया जा सकता है? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल को निरस्त करने के संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक आहूत करना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह से। उद्घोषणा की समाप्ति। ठीक है।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा एक दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इस उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। यह सुरक्षा उपाय भी 1978 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था और लोकसभा इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं रखता था। 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने यह व्यवस्था की यदि लोकसभा कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर को अथवा राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव से निम्न दो तरीके से भिन्न रहता है। फर्स्ट है भाई, इसमें उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, जबकि उद्घोषणा जारी करने के लिए अनुमोदन के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने के प्रस्ताव को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं ये बताने हैं अपन को। तो भाई आर्टिकल 358 आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर्टिकल 358 क्या बोलता है, इसके अंतर्गत केवल आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। यह केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है तो लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है के समय। इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि तक निलंबित कर देता है और आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में लागू होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है 359। आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो सकता है। इसमें मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता है, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन करे। आर्टिकल 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। इसमें मूल अधिकार को केवल राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख अवधि तक ही निलंबित किया जाता है। यह संपूर्ण देश अथवा किसी विशेष भाग में लागू हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र को किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद विधि द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो भाई राज्य विधानसभा का विघटन होना आवश्यक है क्या? नहीं। राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, ये बात बिल्कुल सही है। और स्थानीय निकायों का विघटन, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये आ चुका है क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356।
इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो और उनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह न हो। इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। जब विधायिका या तो निलंबित हो जाती है, राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। इसके तहत केवल उस राज्य जहां पर आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं, इसको घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। ये नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। कथन थर्ड, स्थानीय निकायों के विघटन के बारे में राष्ट्रपति शासन में कोई प्रावधान नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, नहीं। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, नहीं। तो भाई इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन का प्रशासन करता है, राज्य का प्रशासन करता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, अतः बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत की अनुमोदित की जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। वित्तीय आपात की घोषणा को केवल संसदीय मंजूरी के अनुमोदन से ही वापस लिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवृत्ति घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, अतः दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस चैप्टर राष्ट्रपति के अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है अपना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अलग अलग राज्यों के लिए विधायकों के मत का मूल्य भिन्न होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी सांसदों के मतों का मूल्य समान होता है। ये स्टेटमेंट भी लगभग सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और खुला मतदान द्वारा होता है। नहीं भाई, डायरेक्ट थोड़े होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत या गुप्त मतदान द्वारा होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है ये वाला। ठीक है, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में उल्लेखित है। संविधान के आर्टिकल 54 क्लोज 2 सब क्लोज ए क्या बोलता है, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा
भाग देने पर प्राप्त होती है। तो एक विधायक के वोट का मूल्य क्या रहता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा देख लेना। राज्य या संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या अपॉन विधानसभा में चुने गए कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/100। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों के मत के मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। संविधान के आर्टिकल 55 क्लोज 2 सब क्लोज सी संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसदों के मतों का मूल्य समान होता है। एक सांसद के मत का मूल्य 700 होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। एक सांसद के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का मूल्य, वोट की कुल वैल्यू अपॉन दोनों सदस्यों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव क्रमिक रूप से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही अपना, भारतीय राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आई थिंक दोनों के दोनों आने चाहिए, 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार निम्न अर्हताओं को राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण करना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हत उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है। राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की नहीं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 60 के अधीन राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? संसद का महासचिव, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो वो करता है भाई संसद का महासचिव, ध्यान रखना। संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव तथा राज्यसभा महासचिव क्रमिक रूप से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। महासचिव राज्यसभा पीसी मोदी को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है, या महाभियोग की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही आरंभ हो सकती है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। तो भाई इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोनों सदनों में से किसी भी जगह लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर
संसद के 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं कि हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई थिंक 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। देखते हैं इसके बारे में। संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार निम्न अर्हताओं को राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण करना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो, वह वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हत उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ओके। राष्ट्रपति अपनी शक्तियां और कार्यकाल के कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट तो गलत है। राष्ट्रपति के पद पर उसके त्यागपत्र मृत्यु, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के निर्वाचित न होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। आई थिंक 2 गलत काम कर दिया, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं करता ये काम। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वही इसमें राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, न ही जेल भेजा जा सकता। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसकी निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति के पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकते हैं। फर्स्ट है भाई, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर या उसके त्यागपत्र देने पर या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर या उसकी मृत्यु पर। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हत न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष उपरांत भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने की तरह
स्थानांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और मुक्तियां प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति की विटो की शक्ति निषेधाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भाई बताओ इसमें से। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक की स्थिति में आतंकित वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति राज्य विधायिका के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। आत्यंतिक वीटो क्या है भाई? इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPASU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। पुनः 1991 में डॉक्टर R वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोककर रखा गया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों से राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है, अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। फर्स्ट है, वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि वह धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है भाई, इसमें वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है,
वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के विटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में वह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस पर राष्ट्रपति राज्य विधायकों के संदर्भ में भी पॉकेट वेटो का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं। वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। वे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पढ़ चुके हैं और ये यूपीएससी में आ भी चुका है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कगार्य होते हैं। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक विशेष आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो उसकी दूसरी याचिका दायर की जा सकती है। राष्ट्रपति की वह शक्ति न्यायिक समीक्षा से बाहर है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट तो गलत, मतलब सही नहीं है, ये बोल रहा है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट तो भाई गलत, मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो कर सकता है ये काम, क्योंकि तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है ना वो। तो भाई तो आई थिंक ये तो गलत है ही। 3 वाला, राष्ट्रपति की वह शक्ति न्यायिक समीक्षा से बाहर है, ये स्टेटमेंट तो सही है। 1 और 3 आ सकता है भाई। 1 और 3 है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। फर्स्ट है संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में। सेकंड है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। कथन थर्ड भी गलत है इसी वजह से, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय वहां जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण और भेदभावपूर्ण हो। वह क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना उपराष्ट्रपति। ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट, अब 2 चैप्टर और करने हैं, फिर अपना सेकंड पिलर कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड पिलर के बाद एक क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ऐसे ही टोटल अपन को 6 पिलर्स कंप्लीट करना है। और भाई तुम लोग है ना सब इसको 2x की स्पीड पे देखा करो यार, एक तो पढ़ते हकला जाते हैं। कोई नहीं, देख लेना भाई अपने हिसाब से। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ये बात तो सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा खुला मतदान होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 बातों में भिन्न है। फर्स्ट है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इसमें राज्य विधानसभाओं के संसद शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे पद से हटाए जाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। उसे राज्यसभा की एक सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ना तो उनके हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ना ही अभियोग से उन्हें हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। उसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावित बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार ही नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की अवधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्रधानमंत्री। ये इस पिलर का लास्ट चैप्टर है। प्रधानमंत्री के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये स्टेटमेंट तो सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 आना चाहिए इसका आंसर। देखो, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, करने में स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। लेकिन मतदान वह वही करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है, ये बताना है। वह सरकार का प्रमुख होता है, बात सही है। गोपनीयता की शपथ लेता है, ये बात भी सही है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व उसे राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्न हैं। फर्स्ट है भाई, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है भाई, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। तो ये हो गया अपना पिलर नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब इसका क्या लगाएंगे अपन, एक टेस्ट पेपर लगाएंगे, उसके बाद ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, इसी तरीके से अपन पूरी एम लक्ष्मीकांत को क्वेश्चन फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा यार। उसको थ्योरेटिकल पढ़े हैं, काफ़ी यूट्यूब पे पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर्स ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रखी है, तो बहुत अच्छे से उनका पढ़ो और क्वेश्चंस करने हो तो कर सकते हो यहाँ से। बाकी आप बुक मंगवा लो तो ज़्यादा बढ़िया है, धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की बुक है, और सर के प्रति बहुत ही ग्रेटिट्यूड है। ऐसी बात नहीं है यार, उनका मटेरियल लीक क्या हो रहा है यार, पढ़ रहे हैं यार अपन, बच्चे हैं उनके। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।